स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर है 17। इसके पहले 1 to 16 क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं, यानी 16 क्लासेस कराई जा चुकी हैं। इनको जरूर देखिएगा आप लोग। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज मिल जाती है। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज में बता दिया है कैसे देखते हैं। इसके पहले एक वीडियो देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट ऑल क्लासेस, उस पर आप देख सकते हैं। बाकी रिलेटेड पीडीएफ इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बेहतर लर्निंग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 211, यानी इसके पहले हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 211 से। और मोस्टली आज के जो क्वेश्चन है वो एक शब्द ऐसा है जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड वो शब्द जो किसी के बारे में, किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की क्वालिटी या उसके साइज या उसके नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, वो सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और मोस्टली जो आज के क्वेश्चन है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड से ही होंगे। और कुछ जो लैंग्वेज है मोस्टली इंग्लिश रहने वाली है, बिकॉज जो कुछ सेंटेंस हैं जो इंग्लिश में ही प्रॉपर समझ में आएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में भी, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी के अगर 25 क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी के 25 क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन जो है, 4 से 5 जो इंग्लिश से रिलेटेड है, तो वो इंग्लिश में ही आपको सुटेबल मिलेंगे। बिकॉज अगर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश प्लस हिंदी रहेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन है, अगर 25 में मान चलते हैं कि 22 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे ही रहेंगे जो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो टॉपिक है वो इंग्लिश का है, तो इंग्लिश को हिंदी में आप नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है, जिसको ग्रामर कहते हैं यहाँ पे, इंग्लिश के नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं। बाकी यहाँ पर बात किया जाए, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर इंट्रोगेटिव। ठीक है, उचित पूछताछ के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। क्या है? के साथ रिक्त स्थान भरे। हिंदी यहाँ पर इसलिए गड़बड़ हो जाए। ठीक है, एक आपके पास सेंटेंस है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे रखा है, वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम। ठीक है, कल कोई गेम हुआ था, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी। जैसे लोग कहते नहीं यार, कल के गेम में, कल खेल हो रहा था, कहीं पर मैच हो रहा है, फुटबॉल है, कोई भी गेम हो सकता है, कल के गेम में कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो एक्चुअल में यहाँ इंट्रोगेटिव की बात किया है, यानी प्रश्नवाचक आपको सवाल पूछना है कि कल के गेम में क्या गड़बड़ हो गई थी। सिंपल सी बात है, ऐसे पूछेंगे कल के गेम में क्या गड़बड़ हो गई थी, तो क्या यहाँ पर आपका सुटेबल इसमें से मिलेगा व्हाट। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रामर आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी इतना शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करने का भी समय नहीं है, प्लस मेरा अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से जिनको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ बता दूं, सुटेबल वर्ड है वो आपका WAST व्हाट जो है हो जाएगा, व्हाट वेंट रॉन्ग विद यस्टरडे गेम, यानी कल के गेम में क्या गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, इंट्रोगेटिव था, यानी प्रश्नवाचक इसको बनाना था। आपको क्वेश्चन मार्क वाला जो यहाँ पर हमने इसलिए सिंबल लगा दिया था, सेंटेंस उसी हिसाब से सेट करना था। ज्यादातर जो यहाँ पर शब्द हैं, जैसे वेयर, व्हेन, हु, ये शब्द भी प्रश्नवाचक ही हैं। ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे कुछ सवाल पूछा जा रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेंज द वर्ब। वर्ब मतलब जो आपकी क्रिया होती है, जब आप जैसे ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो वहां पर आपके सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें। तो वहां पर ये टुक क्या होता है आपका? टेक। टेक मतलब लेना, वही उसी का एक सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, टेक, टुक, टेकिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो सेंटेंस है, चेंज द टुक वर्ड इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, सेंटेंस आपने पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव। जनरली हम लोग बहुत एग्जाम्पल सिंपल सा बताया जाता था, बहुत रटा रटाया है। राम किल्ड रावण। ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, पुरानी बात है, किल्ड है मतलब पास्ट की बात। अब इसको हम कहते थे एक्टिव वॉइस। जो सेंटेंस आपके सामने सीधा सीधा से लिखा हुआ ना, ये एक्टिव वॉइस है। और उसी को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, रावण वॉज किल्ड बाई राम। मोस्टली मैंने पहचान का भी तरीका बताया था कि जिसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके सामने उसके आगे बाई लग जाए तो एक तरह से पैसिव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी बदलाव किया गया। यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई थी, वर्ब आपकी किल्ड है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वॉज किल्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर टेक का हमने क्या बताया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म टेकन है। तो यहाँ पर टुक है,
ठीक है, सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, अब इसको कह रहा है कि बदलना है पैसिव में। जब सेंटेंस आप पैसिव में बदलेंगे तो वॉज टेकन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, वॉज टेकन यहाँ पर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो डी से। ठीक है, कि अगर हम इसी जो टुक हमारा वर्ब है सेकंड फॉर्म में है, एक्चुअल फर्स्ट होती तो टेक रहता, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म है, उसके अगर सेकंड फॉर्म में हमारा ये भी था किल्ड, क्योंकि किल होता फर्स्ट में होता तो किल होता। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म में वर्ब थी, उसको एक्टिव में थी, तो यहाँ पर भी एक्टिव में है। कह रहा है जब पैसिव वॉइस हम करेंगे तो इस वर्ब का क्या होगा, तो जैसे यहाँ वर्ब का हुआ वॉच किल्ड, तो इस हिसाब से आप एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखेंगे तो वॉच टेकन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुरू हो गया जो मैंने आपको बोला था डिस्क्राइबिंग। कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, सुटेबल वर्ड। यहाँ पर 4 है, फिट, आर फिटिंग, इज फिटिंग, वॉच फिटिंग, 4 शब्द हैं। इसमें से आपको सुटेबल लेना है और किसके लिए लेना है, ये जो सेंटेंस यहां से यहां तक शुरू हो रहा है, आपके सामने सेंटेंस है द प्लम्बर, ये ब्लैंक है, यहीं पर आपको बताना है द प्लम्बर द टैप ओनली नाउ। ठीक है, नाउ मतलब ये अभी की बात हो रही है, ये जो भी सेंटेंस है ये करंटली अभी की बात हो रही है। नाउ मतलब अभी, ना तो ये पुराना है कोई, यहाँ पर अगर एस्टरडे टुमारो या ऐसा कुछ आता पता चलता कि पुराना बीत गया है दिन या आने वाला दिन है, तो ऐसा नहीं है। नाउ मतलब ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंटली ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें सुटेबल देखना। प्लम्बर है तो प्लम्बर क्या करेगा, टोटी, टैप मतलब टोटी, तो प्लम्बर है तो टोटी को ही ठीक कर रहा होगा ना, टोटी को ठीक कर रहा है। नाउ लिखा है, इसका मतलब क्या, अभी ठीक कर रहा है फिलहाल में। तो ऐसे में आपको देखना है, यहां पर 2 है, आर फिटिंग, इज फिटिंग, ये क्या है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है ना, कि जो अभी हो रहा। तो ऐसे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई है, कोई मान लो जा रहा है तो इज गोइंग। ठीक है, कई लोग हैं तो आर गोइंग। तो यहां पर जब सेंटेंस बात करेंगे प्लम्बर की, तो प्लम्बर अकेला है, सिंगल है ना, एक से ज्यादा होते वर्ब प्लूरल होता तो वहां पर आर इस्तेमाल होता। सिंगल है इसलिए हो जाएगा प्लम्बर इज फिटिंग, क्या हो जाएगा, प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली, यानी प्लम्बर केवल टैप को ही, ये टोटी को ही फिट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, When you start a discussion on a topic, what do you say? देखिए, आप किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर आप चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे। यहाँ पर 4 शब्द हैं, इसमें से आपको बताना है। सिंपल बात है, कहीं ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, कहीं मीटिंग होने वाली है, आपके पास कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक है और उस टॉपिक पर आप स्टार्ट करने वाले हैं, बोलना स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला शब्द आपका क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लेट यू स्टार्ट, लेट मी से, लेट्स डिस्कस, लेट्स फिनिश। फिनिश मतलब खत्म होने की बात होगी। ठीक है, खत्म होने की बात, और ये बात हो रही है लेट यू स्टार्ट, तुम्हें स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट करने की कोई बात नहीं छोड़, लेट मी से, मुझे बोलने दो। लेकिन ये देखेंगे तो लेट्स डिस्कस, डिस्कस यानी क्या, चर्चा करने की बात हो रही है, और यहां पर जो सेंटेंस है ये भी क्या करने की बात हो रही है, डिस्कशन की बात। यानी किसी टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना है तो हम सबसे पहला क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द बोलने के लिए, लेट्स डिस्कस, चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका जो सुटेबल है यहाँ पर शब्द है, ये आंसर सी वाला आपका सुटेबल हो जाए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। जैसे आप किसी से डिसएग्री है, कोई जैसे अपनी बात बता रहा है लेकिन आप उसकी बात से सहमत नहीं है। ठीक है, जैसे कोई आपसे कह रहा हो कि ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अच्छी है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई आपसे कह रहा है कि ITI की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अच्छी है, जबकि आपको फिटर सही लगती है। आपको क्या लगती है, फिटर सही लगती है, लेकिन कोई आपसे कह रहा है इलेक्ट्रीशियन सही है, तो आप उसकी बात से सहमत नहीं है, तो आप उसको दर्शाना चाह रहे हैं, जिससे सामने वाला हो सकता है कि ये आपके कोई रिलेटिव हो, कोई सीनियर हो, कोई आपके गार्जियन हो, या ऐसा कोई बड़ा है। तो जैसे दोस्त वगैरह होते हैं तो हम लोग जनरली ऐसे ही बोल लेते हैं, अरे चल ठीक है यार इलेक्ट्रीशियन नहीं सही है। लेकिन कोई बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे थोड़ा पोलाइटली बोलना चाहेंगे, कुछ इस प्रकार से बोलेंगे कि इनको बुरा भी ना लगे, और हम अपनी ये है ना कि हम उनके साथ सहमत नहीं है, अपनी असहमति भी दर्ज करा लें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो कौन सा सुटेबल तरीका है, देखिए
यू आर रॉन्ग। आप सीधे सीधे बोल देंगे कि नहीं आप तो गलत हैं भाई, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिशियन सही नहीं होते, नहीं आप ऐसा नहीं बोलेंगे। या आप ये बोलेंगे कि नहीं मैं सही हूं, ऐसे भी नहीं बोलना। या ये बोल देंगे कि अच्छा तुम सही हो, जबकि आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं पसंद है, आपको नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिशियन सही है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं वो सही है। आप क्या बोलेंगे, आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। इसका अगर वैसे आप देखोगे ट्रांसलेशन तो होगा कि मुझे डर है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ठीक है, तो क्या यहां पर होगा, जैसे आप कोई पोलाइटली हो गया, जैसे आपने बता भी दिया लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे इस बात का डर है कि आप कहीं बुरा ना मान जाओ, लेकिन बात है ये कि इलेक्ट्रिशियन मुझे पसंद नहीं है, इलेक्ट्रिशियन मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिशियन सही ट्रेड है। ठीक है, तो यानी असहमति जताने का जो परफेक्ट सेंटेंस यहां पर है वो आपका ए वाला है। ठीक है, आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो हमने शुरू में बात किया था, देखिए डिस्क्राइबिंग आ गया। अब जितने भी सेंटेंस इधर कुछ क्वेश्चन आएंगे सब में यही एक लाइन लिखी रहेगी, कंप्लीट द सेंटेंस विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहां पर आपको सुटेबल लेना है, कौन सा वर्ड लेना है, डिस्क्राइबिंग। अब सेंटेंस क्या है वो पढ़ते हैं। द एरिया इज, यहां पर ब्लैंक है, एज द हाउस इज इन इट इज कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। ये बात कर रहे हैं कि जिस एरिया में वो घर हैं काफी महंगे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी एरिया की बात हो रही है, कोई एरिया है जहां पर जो घर हैं वो क्या है, बहुत ही कॉस्टली है। कॉस्टली है मतलब ज्यादा पैसे के। तो अब हमें देखना पड़ेगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। कॉस्टली है, सुंदरता की बात नहीं हो रही है, अच्छे बुरे की भी बात नहीं हो रही, ना ही जगह की बात हो रही है। कॉस्टली है तो क्या है, एक्सपेंसिव है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, कई बार हम लोग कहते हैं ना ये पॉश एरिया है, तो इसका क्या मतलब होता है कहने का, कि ये जो एरिया है काफी महंगा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर जो घर बने हुए हैं वो काफी महंगे महंगे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। ये दर्शा रहा है कि वो जो जगह है, जगह को डिस्क्राइब कर रहा है, उस जगह के बारे में बता रहा है कि ये जो जगह एक कॉलोनी है वो काफी महंगी है। महंगी क्यों है, क्योंकि वहां पर जो घर बने हुए हैं वो काफी कॉस्टली है। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड ही है। यहां पर भी देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड पूछ रहा है, लेकिन सेंटेंस बदल गया। सेंटेंस क्या है, द रोड इन माई टाउन आर, जो मेरे शहर में सड़कें हैं, इन कंडीशन की बात हो रही है कि ऐसी कंडीशन में है, मेरे शहर में जो सड़कें हैं ऐसी कंडीशन में है, या तो अच्छी कंडीशन में होंगी या तो बुरी कंडीशन में होंगी। अब यहां पर देख लेते हैं, महंगी कंडीशन में तो होंगी नहीं, सुंदर कंडीशन में नहीं होंगी, सुरक्षित कंडीशन भी नहीं होगी। कंडीशन या तो अच्छी होती है या तो बुरी होती है। तो यहां पर क्या होगा, आंसर ए सही हो जाएगा कि जो मेरे टाउन में जो सड़कें हैं वो किस कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में। तो यहां पर गुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेज होंगे ये आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। होपफुली इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेंगे। ये जो टॉपिक चल रहा है इंग्लिश वाले, इसमें भी आपको सुटेबल वर्ड बताना है। सेंटेंस क्या है, देयर इज अ गार्डन विथ लवली फ्लावर। एक गार्डन है जिसमें काफी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो गार्डन कैसा होगा, सुंदर हो गया। यहां पर सुंदरता की बात हो रही है, देख लीजिए। देयर इज अ गुड गार्डन, अच्छा गार्डन है। देयर इज अ स्पेसियस, ज्यादा जगह वाला गार्डन है। देयर इज अ बिग, बड़ा गार्डन है नहीं। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि वहां पर लवली फ्लावर्स हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, इसलिए ये किसको बता रहे हैं, उस गार्डन की सुंदरता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, उसके सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर सेंटेंस में डी सही हो जाएगा। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, वहां पर एक काफी सुंदर बगीचा है जहां पर सुंदर सुंदर प्यारे फूल लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, देयर इज अ, सेम चीज है, वही पैटर्न है। देयर इज अ प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास एक प्ले ग्राउंड है। तो देखिए प्ले ग्राउंड सुंदर मनमोहक नहीं हो सकता, प्ले ग्राउंड बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये चीज है ना। तो अब यहां पर देख लेते हैं, स्पेसियस, बिग, ब्यूटीफुल, गुड। देखिए स्पेसियस वगैरह ज्यादातर घर के लिए, फ्लैट के लिए, ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा। ब्यूटीफुल, यहां पर ब्यूटीफुल की बात ही नहीं होगी। प्ले ग्राउंड है तो मैंने बोला या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। यहां पर जो सुटेबल है क्या हो जाएगा, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड। ठीक है, यहां पर एक बड़ा प्ले ग्राउंड है ना। यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट भी डिस्क्राइबिंग ही है।
देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट मतलब फ्लैट हो गए, अगल बगल जो मकान बने होते हैं फ्लोर वाइज लोग बेचते हैं, उस तरह की बात हो रही है। तो मेरे बगल में, मेरे पड़ोस में एक अपार्टमेंट है। तो जो अपार्टमेंट होते हैं उनकी बात की जाए तो अपार्टमेंट में हम लोग स्पेस की बात करते हैं कि काफी ज्यादा स्पेस है। कई बार फ्लैट काफी छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े को, फ्लैट को हम लोग लंबाई के हिसाब से बिग, टॉल या स्मॉल नहीं बोलते, हम लोग स्पेसियस बोलते हैं। ये कमरा क्या है, स्पेसियस है। हम ये नहीं कहेंगे कमरा बड़ा है, बड़ा ही है कहने का, लेकिन अगर इंग्लिश में सही शब्द चुनाव करेंगे तो डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो स्पेसियस रूम बोलेंगे कि कमरे में स्पेस है, ना कि कमरा इतना बड़ा है इतना बड़ा है, स्पेसियस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अपार्टमेंट होंगे, अपार्टमेंट भी देख लीजिए, महंगे की बात यहाँ पर नहीं हो रही है क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है। ब्यूटीफुल और गुड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्पेसियस की बात हो रही है। कमरा है, फ्लैट्स हैं, तो क्या है, स्पेसियस है। मेरे बगल में फ्लैट्स हैं, वो काफी स्पेसियस हैं, मतलब अच्छे खासे लंबे चौड़े बने हुए हैं, उनमें जगह काफी है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। देखिए कह रहे हैं नॉट फियर, मतलब ऐसी जगह, नेबरहुड मतलब पड़ोस या आपके अगल बगल के जो लोग रहने वाले, जो एरिया है उसको नेबरहुड कहते हैं, हमारा आसपास का वही पड़ोस समझ लीजिए। तो कह रहे हैं कि इट इज, यह एक पड़ोस है जिसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जो अगल बगल का माहौल है, जो आस पड़ोस है, वो वहां ऐसा है कि नो वन नीड नॉट फियर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो पड़ोस है, हमारा जो अगल बगल का माहौल है, क्या है, सुरक्षित है, सेफ है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। गुड नहीं, बिग भी नहीं, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है। ये क्या होगा, इट इज अ सेफ नेबरहुड। जो हमारा पड़ोस है, हमारा जो अगल बगल का माहौल है, लोग हैं, वो क्या है, सुरक्षित है। ये सुरक्षित मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सेंटेंस में कह रहा है नॉट फियर, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है तो अच्छा, बड़ा या एक्सपेंसिव का मतलब नहीं आएगा। यहाँ पर क्या मतलब आएगा, सुरक्षित का। तो आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, there is not any amusement park in the area, it is a place। ठीक है, कह रहे हैं कि एक जगह है, ठीक है, देयर, यहां पर एक भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं है। जैसे एक जगह है जहां पर पार्क होते हैं और एक होते अम्यूजमेंट पार्क, मतलब जहां पर कुछ झूले वगैरह और कुछ गेम्स वगैरह के लिए जगह रहती है, लोग अपना, कुछ लोग रनिंग भी कर पाते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग झूला झूलते हैं, बच्चों के लिए खेलने मिलने की थोड़ी सी वहां पर चीजें लगी रहती हैं ना, तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब एक एरिया है जहां पर एक भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे। देखिए, जब आपको उस जगह पे कुछ भी इंटरटेन करने का साधन नहीं है, यानी आप वहां पर कोई भी मनोरंजन या गेम वगैरह नहीं खेल सकते हैं, तो जगह क्या कहलाएगी, वो पोल्यूशन हो जाएगा वहां पे, या उसको सूखी कहेंगे, ना तो पोल्यूशन कहेंगे, ना ही सूखी कहेंगे, ना ही नॉइजी कहेंगे, उसमें आवाज का कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या कहेंगे हम, कि वो जगह बड़ी बोरिंग है, क्योंकि उस पर कोई फैसिलिटी ही नहीं है, वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में वो जगह क्या कहलाएगी, इट इज अ बोरिंग प्लेस। क्या, बोरिंग मतलब जहां पर आप क्या होगा, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं तो आप बोर होंगे ना, तो वही चीज है यहाँ पर, आंसर डी यूज है। तो आपको सेंटेंस के हिसाब से जज करना होगा कि एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, मैं इतना डिस्क्राइबिंग वर्ड करा दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आएगा ना तो आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि लगभग हर तरह का यहाँ पर मिल जा रहा है। देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया, एक एरिया है जहां पर एक फैक्ट्री है। द एयर इज, अब बताइए, जब फैक्ट्री है तो जो वहां की हवा होगी, सिंपल सी बात है, हवा में क्या होगा, खुशबू तो होगी नहीं, पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा ना। तो यहां पर देखिए, पोल्यूटेड, बोरिंग, क्या हवा बोरिंग होती है, अनइवन, हवा ऊपर नीचे चलती है या बराबर नहीं है, नॉइजी, के हवा शोर मचा रही नहीं। जब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के साथ हवा में क्या आएगा, पोल्यूशन होगा, तो द एयर इज पोल्यूटेड, वहां की जो हवा है वो प्रदूषित है। यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, एयर इज पोल्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज। देखिए ये कह रहे हैं स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी मतलब जिस चीज की किल्लत चल रही हो, जो आसानी से उपलब्ध ना हो,
हमें इंसान जानवर जो भी रह रहे हैं उनके लिए पानी की, जहाँ पर पीने की, नहाने की, धोने की हर तरह की समस्या हो, पानी की कमी हो, ऐसी जगह को आप क्या कहेंगे? ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं, देयर इज ए वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी। तो उस ऐसी जगह को आप क्या कहेंगे? नॉइजी, शोर मचाने वाला, या फिर अनइवन नहीं, बोरिंग भी नहीं है वो जगह, बोरिंग से मतलब नहीं है, ड्राई है। क्या है वो जगह? सूखी है। बहुत सी जगहों को कहते हैं ना सूखा पड़ा हुआ है, तो सूखा पड़ने के अलावा उसका फर्क भी पड़ता है कि वाटर लेवल डाउन हो जाना, पानी पीने को न मिलना। तो ये जहां पर पानी की कमी है, इसकी किल्लत है, तो इसका मतलब एरिया कैसा है? वो एरिया ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो किसके बारे में बताना चाह रहा है, उसके हिसाब से आपको शब्द चुन लेना है। The transportation to some rural areas is difficult as the roads are। कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब गाड़ियों का आना जाना कुछ रूरल एरियाज में, कुछ पिछड़े जो जगहें हैं, रूरल हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर डिफिकल्ट है, कठिन है। गाड़ियों का यातायात का आना जाना या गाड़ियों का चलना वहां पे कुछ रूरल एरियाज में डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां की जो रोड है, रोड कैसी है? सूखी है? नहीं। पोल्यूटेड है? रोड में पोल्यूशन नहीं होता है, हवा में पोल्यूशन हो सकता है, वाटर में हो सकता है। इवन मतलब यहां पर देखा जाए तो इवन मतलब बराबर का है। तो अगर रोड हमारी क्या है? अनइवन है, मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब समतल नहीं है, समतल नहीं है। इसका क्या मतलब? ये हो सकता है कुछ दो रोड ऐसी हो, फिर बीच में कोई पहाड़ी हो, फिर उसमें टेढ़ा सा रास्ता हो, कोई फिर नाली हो, गड्ढा हो, या कोई नदी आ जाए बीच में, कोई नहर है। मतलब रोड जो है इवन इस तरह से नहीं है, सीधी रोड नहीं है, उसमें कोई समतलपन नहीं है, दुनिया भर की ऊबड़ खाबड़ चीजें हैं। इस वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोड है क्या है? रोड अनइवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपने आज की क्लास में मोस्टली डिस्क्राइबिंग वर्ड देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी है, बहुत मतलब माइनर है, सेंटेंस को बस आपको पढ़ना है। और जितने भी आज क्वेश्चन हुए हैं मोस्टली ये जो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश में ही पूछेगा, इसलिए जो यहाँ पर शब्द है इनको मैंने हिंदी नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके 25 एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन बनते हैं, तो दोबारा रिपीट कर दूं, उसमें 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिल जाए, लेकिन बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी हो जाएगी और परीक्षा में अच्छा रिजल्ट भी आपका आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।